PhD scholars, and all dear MSc students. As we all know that we are gathered here to celebrate our great mathematician birthday, Mr. Srinivas Ramanujan. Today it's his 129th birth anniversary, and we are going to organize a little program on this occasion. It's an irony that a great mathematician whom a whole world knows, but the India doesn't give him that much respect that he deserved. So today our mathematics department is going to organize this program. So I would like to request all our faculty members to please take the seat here so that we can begin the program. Dear Chopri sir. So we all members of Department of Mathematics welcome you all on this auspicious program in our mathematical journey. We give a warm welcome to Dr. Pankaj Srivastava sir, HOD of Department of Mathematics, MNNIT Allahabad, and all our faculty members to this program. As we all know that any auspicious program begins with the lighting of lamps in front of Maa Saraswati. So I request all the faculty members to begin this program with lighting of lamps in front of Maa Saraswati. Thank you. To come and deliver a few words on Mr. Ramanujan. की लंदन की एक सुबह जीएस हार्डी, एक जाने माने गणितज्ञ, उनके पास एक 10 पन्नों का एक खत आता है। खत भी कैसा, जिसमें लगभग 120 प्रमेय अर्थात थ्योरम्स और उनके स्टेटमेंट्स, कथन सिर्फ बिना किसी प्रूफ के उनके पास आते हैं। एक ऐसे जाने माने गणितज्ञ के पास ऐसे कई लेटर्स आते ही रहते हैं, तो उन्होंने इस खत को भी किसी महत्वपूर्ण खत की तरह नहीं समझा और एक किनारे कर दिया। परंतु जब उनकी इस खत पर दोबारा नजर पड़ी तो उन्होंने पाया कि इस खत के कुछ निष्कर्ष बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने साथी जॉन लिटिलवुड को कहा कि इस खत का एक निरीक्षण करें और जांचें कि इसके निष्कर्ष कैसे हैं। और जॉन लिटिलवुड इस उत्तर में बस इतना ही कह पाए
कि इस खत के समस्त निष्कर्ष सही ही होंगे, अन्यथा कोई इतनी कल्पना कर ही नहीं सकता कि वो इनका आविष्कार कर पाता। ऐसे थे श्रीनिवास रामानुजन। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, सम्मानित विभागाध्यक्ष महोदय, समस्त आचार्यगण, समस्त पीएचडी स्कॉलर्स एवं एमएससी स्टूडेंट्स, मैं राहुल पटवाल आज आप सबके सामने श्रीनिवास रामानुजन की एक छोटी सी जीवनी, जिससे हम सभी शायद अपरिचित रहे हों, आधे से ज़्यादा में भी परिचित भी रहे हों, उस संबंध में मैं आप सबको उनकी जीवनी से एक जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 12 दिसंबर 1887 को इरोड एक कस्बा है तमिलनाडु में, वहाँ एक गरीब से ब्राह्मण परिवार में श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। शुरू में ये सभी विषयों को बराबर नज़र से आंकते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनका गणित के प्रति प्रेम कुछ अधिक बढ़ता गया और आप आश्चर्य करेंगे कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक अपने से बड़ी छात्र से एक बुक मांगी, एक किताब मांगी, जिसका शीर्षक था लॉनीज ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोग सोचे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ट्रिग्नोमेट्री हम सब ने पढ़ी है। बट ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक ही सीमित नहीं थी। इसका शीर्षक इसे ट्रिग्नोमेट्री भले ही बताता हो, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री की बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक 12 वर्ष के बच्चे द्वारा समझ पाना लगभग असंभव है। इनके गणित प्रेम को धीरे धीरे ऊंचाइयां दी एक अन्य किताब, कार्ड्स अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में इस बुक को पढ़ा। इस किताब में कोई भी रिजल्ट प्रूव नहीं था, सारे रिजल्ट्स सिर्फ लिखे गए थे। लगभग 6000 रिजल्ट्स इस बुक में थे और उन्होंने इन सारे 6000 रिजल्ट्स को खुद से विश्लेषण करके पढ़ डाला और इस किताब ने उनके जीवन में एक अमिट छाप डाली। एक तरह से कह सकते हैं ये किताब उनके जीवन की मील का पत्थर साबित हुई। असल में ये जो किताब लिखी गई थी, ये अंग्रेजी भाषा के लिटरेचर जानने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी, ताकि वो गणित का एक थोड़ा बहुत विश्लेषण कर सके, सिर्फ पास होने के लिए। और इसी बुक ने रामानुजन का जीवन बदल डाला। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे जाते गए, उनका गणित प्रेम इतना अधिक बढ़ता गया कि उन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना ही बंद कर दिया। इस समय तक वो मद्रास में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे और इसी कारण सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति जो है बढ़ा दी कि उन्हें कॉलेज करने तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। परंतु हुआ क्या, जैसे ही वो कॉलेज में प्रथम वर्ष में गए, तो क्योंकि अन्य विषय वो पढ़ते ही नहीं थे, तो प्रथम वर्ष में ही वो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। जिस कारण हुआ क्या कि उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। अब चूंकि वो गरीब परिवार से थे, तो वो आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए और क्योंकि वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाए, तो असल में घर में भी वो बता नहीं सकते थे कि मैं इस तरह से अनुत्तीर्ण हो गया हूँ, तो वो घर छोड़ के विशाखापट्टनम चले गए और स्वतंत्र अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। यहाँ जाकर उन्होंने सर्वप्रथम बर्नौलीज नंबर्स पर अपना रिसर्च वर्क शुरू किया, अपना शोध कार्य शुरू किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने इस पर शोध कार्य करना शुरू किया। फिर उसके पश्चात मतलब मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और इंटीग्रल्स और सीरीज के बीच का रिलेशन पे उन्होंने अपने शोध कार्य शुरू किया और उन्हें ये शायद उस वक्त में पता भी नहीं रहा होगा कि उनका ये रिसर्च वर्क उन्हें एक दिन इलिप्टिक फंक्शन तक पहुंचाएगा। इलिप्टिक फंक्शन, इंटीग्रल और सीरीज के बीच के रिलेशन को उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में ही मतलब डिराइव कर लिया था। इसी तरह उनका धीरे धीरे गणित की प्रति क्रेज बढ़ने लगा, लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान वो काफ़ी अधिक बीमार रहने लगे और एक अवस्था ऐसी आई कि वो 3 महीने तक बीमार पड़ गए, जिस कारण उन्हें एक ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा था। अब इसी दौरान उनका विवाह कर लिया गया एक 9 वर्षीय कन्या के साथ, एस जानकी जिनका नाम था। एस जानकी के साथ उनका विवाह कर दिया गया, ये सोचकर कि ये थोड़ा जिम्मेदारियों के बोझ में आएगा तो घर के लिए कुछ करेगा, नौकरी करेगा, ये सब करेगा। और हुआ भी यही कि जैसे जिम्मेदारियों का बोझ आया, उन्हें यह स्वतः है कि उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब उन्हें कोई नौकरी करनी चाहिए। नौकरी की तलाश में वो जुट गए। इसी दौरान उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में भेजा, जो बर्नौली नंबर पे था। सन 1911 की ये बात है जब उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर दिया और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। पूरे मद्रास में उनकी प्रशंसा की जाने लगी कि इनका ये पेपर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन आप भी बताइए, प्रशंसा से किसी का पेट भर सका है क्या? प्रशंसा कभी किसी का पेट नहीं भर सकती। तो हुआ, उनके साथ भी यही हुआ और
इसी संबंध में वो अपने नौकरी की तलाश में वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे उनके पास गए और उनसे बोला, उनसे अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम एक कोई छोटी मोटी ही सही लेकिन एक नौकरी वो दिलवा दें। तो इस अनुरोध पर और उनकी, क्योंकि काफ़ी मतलब उस टाइम पे लोकप्रियता बढ़ गई थी, इस अनुरोध पर और रामचंद्र राव एक इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के एक मेंबर थे, उनके अनुरोध पर उन्हें एक छोटी सी मामूली क्लर्क की नौकरी इंडियन मद्रास पोर्ट फेस्ट में दे दी गई। उन्होंने इस नौकरी को दोनों हाथों से लपका और वो नौकरी में लग गए। और ये नौकरी उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली भी रही। भाग्यशाली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ उन्हें इनकम मिलने लगी थी या ये सो, भाग्यशाली इस सेंस में क्योंकि जो उस नौकरी के दौरान उनके मतलब कलीग्स थे या उनके मैनेजर थे, वे गणित के बहुत बड़े प्रेमी हुआ करते थे। एक थे अय्यर साहब और एक थे GF स्मिथ करके, सिविल इंजीनियरिंग के उस समय के वो मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड हुआ करते थे। वो लोग रामानुजम की गणित प्रेम को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन लोगों ने रामानुजम का जब गणित प्रेम देखा तो उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित करने लगे। इवन GF ग्रिफिथ ने उनके बर्नौली नंबर के जो रिसर्च पेपर को था उसे हॉल तक भेजा। एक हॉल उस टाइम के बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते थे, उन तक उन्होंने इस रिसर्च पेपर को भेजा। और हॉल सिर्फ इतना ही कह पाए, ये रिसर्च पेपर बहुत तो अच्छे थे परंतु जो इनका डाइवर्जेंट सीरीज पर काम था वो मैं समझा ही नहीं। तो रामानुजम का जब ये खत का रिप्लाई आया तो रामानुजम इससे काफ़ी निराश हुए कि मतलब प्रोत्साहन मिलने के बजाय मतलब मुझे इस तरह से निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने अन्य गणितज्ञों को भी अपने रिसर्च पेपर भेजने शुरू किए परंतु कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो एक खत जिसने उनका पूरा जीवन बदल डाला वो उन्होंने भेजा GH हार्डी को। GH हार्डी जो उस समय के बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते थे, उन्होंने उन्हें ये खत भेजा जिस खत की मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा था। उस खत को उन्होंने भेजा और उस खत में उन्होंने कोट किया, मैं कोट करना चाहूँगा, उनकी शुरू की कुछ पंक्तियाँ थी जो मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा कि I have had no university education but I have undergone the ordinary school course. After leaving school, I have been employing the spare time at my disposal to work at mathematics. I have not trodden through the conventional regular course which is followed in a university course, but I am striking out a new path for myself. I have made a special investigation of divergent series in journal and the results I get are termed by the local mathematician as startling. उनके कहने का मतलब ये था कि जो उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया है उसे लोकल मैथमेटिशियन बहुत ही अधिक चौंकाने वाला समझते हैं। जब हार्डी और लिटिलवुड ने उनके इस खत का विश्लेषण किया और पाया कि अधिकतर रिजल्ट्स काफ़ी हद तक सही थे तो उन्होंने तुरंत ही उसका रिप्लाई किया और रिप्लाई में उन्होंने लिखा कि I was exceedingly interested by your letter and by the theorems which you state. You will have, however, understand that before I can judge properly of the value of what you have done, it is essential that I should see proofs of some your assertion. Your result seems to me to fall under roughly three classes, right? First one is there are a number of results that we already know or easily deducible from well-known theorems. The second class, there are results which so far as I know are new and interesting, but interesting rather from their curiosity and apparent difficulty than their importance. And the third one, there are results which appears to be new and important. उन्होंने रामानुजम को जब ये खत लिखा तो रामानुजम इससे काफ़ी अधिक प्रोत्साहित हुए और रामानुजम ने उन्हें एक और नया खत लिखा और खत में लिखा कि मुझे आप रिकमेंड करें ताकि मुझे मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा कोई छात्रवृत्ति दी जा सके। और हार्डी जो कि रामानुजन से काफ़ी प्रभावित हो गए थे पहले खत के ही बाद, उन्होंने उन्हें रिकमेंड किया और उन्हें 2 वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाने लगी इन मद्रास यूनिवर्सिटी। इसके बाद सन 1914 में हार्डी उन्हें अपने साथ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लेके चले गए और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्हें अपने साथी उन्होंने रखा। वे उनसे काफ़ी अधिक प्रभावित थे लेकिन क्योंकि रामानुजम को कोई फॉर्मल एजुकेशन मौजूद नहीं थी, वो सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं मैट्रिकुलेशन उनके पास था। मैट्रिकुलेशन के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट हो गए थे, इसलिए उनको वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा, वे ब्राह्मण कुल के थे और उस टाइम पे तमिलनाडु का जो ब्राह्मण कुल होता है वो शुद्ध शाकाहारी था, बिल्कुल मतलब वो नॉन वेज कुछ नहीं खाते थे, मतलब मांसाहार कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए शुद्ध शाकाहारी होने के कारण वो वहाँ जाके काफ़ी अधिक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरा, उसी दौरान विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनको विशेष भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था।
तो इस कारण उनकी तबीयत वहाँ जाके खराब होने लगी। लेकिन उन्होंने इस पर भी अपना शोध कार्य बंद नहीं किया, शोध कार्य को अपना हमेशा जारी रखते रहे और शोध कार्य जारी रखने के कारण ही उन्हें 1916 में बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च की उपाधि दे दी गई, जो कि बाद में 1920 से आगे से वो पीएचडी बन गई थी। उससे पहले इसे बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च कहा जाता था। इन्होंने अपना बैचलर ऑफ साइंस पाया, एक टॉपिक था हाईली कंपोजिट नंबर्स, जिसमें उन्होंने 7 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे इंग्लैंड के मतलब बड़े बड़े जर्नल्स में। उस पर उन्हें ये डिग्री दी गई थी, बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। इसके बाद हार्डी जो उनसे काफ़ी प्रभावित थे, वो उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देते रहे और उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज फिलोसफिकल सोसाइटी के फेलो बना दिए गए और इसी के फेलो बनाए जाने के 3 दिन बाद ही उनका इलेक्शन हुआ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो के लिए, जो कि किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए एक तरह से सबसे बड़ा उपाधि मानी जा सकती है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनना। अभी भी इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली अंडर 50 भी, मैं कम कहूँगा 50 भी, मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 50 भी से भी कम लोग अभी तक रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बन पाए हैं। उनमें से रामानुजम दूसरे व्यक्ति थे। तो उसके बाद जैसे उनका इलेक्शन हुआ, उसके बाद मई में वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बना लिए गए। इसके बाद 6 वर्ष की फेलोशिप उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के द्वारा दी गई, जो कि वो ऐसे करने वाले पहले भारतीय थे। इससे पहले किसी भारतीय को ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की आज से पहले कभी भी कोई फेलोशिप प्रदान नहीं की गई थी। इनका काम इस तरह से जारी रहा और इन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे, लगभग 4000 थ्योरम्स रामानुजम अभी तक प्रकाशित नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कई ऐसी उनकी बुक्स थी जो लॉस्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने 4000 थ्योरम्स लिखी थी, जो कि जिन पर आज भी रिसर्च वर्क जारी है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे इनकी वहाँ ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी थी, तो तबीयत खराब होने के कारण इन्हें वापस भारत आना पड़ा और भारत आने के बाद लगभग 1919 में ये भारत वापस आए और उसके ही 1 वर्ष पश्चात इनकी 1920 में देहावसान हो गया, जिसका कारण मतलब हार्डी भी काफ़ी दुखे थे। हार्डी ने क्या किया कि हार्डी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके जो इनके कलेक्शन है, इनका जो बुक्स का कलेक्शन है, इस पर मैं रिसर्च करना शुरू करूँ। जब हार्डी ने ऐसा सोचा तो उन्हें ध्यान आया कि अगर मैं इनके कलेक्शन पे रिसर्च करना शुरू करूँगा तो हो सकता है कि मेरी पूरा जीवन लग जाए, फिर भी मैं इनका रिसर्च पूरा ना कर पाऊँ और अपना रिसर्च तो खो ही दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ही 2 जूनियर्स वॉटसन और ब्रेंट, इन दोनों को उनके पास नोटबुक्स थी रामानुजम की, उन्हें सौंपा और कहा कि इन पर रिसर्च वर्क शुरू करें और इनका विश्लेषण करना शुरू करें। वॉटसन ने इन पर विश्लेषण शुरू किया और आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं, एक बुक है रामानुजम नोटबुक करके, 5 वॉल्यूम्स उसकी पड़ी हुई हैं। वो उनका रिसर्च वर्क है और अभी भी रिसर्च वर्क पूरा नहीं हो पाया रामानुजम पे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना का विषय यह है कि जहां पूरी दुनिया रामानुजम पर रिसर्च करने की ओर अग्रसर है, वही अपना भारत ही कहीं ना कहीं एक तरह से पिछड़ता जा रहा है। भारत रामानुजम के विषयों पर मतलब चर्चा नहीं करना चाहता, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सभी नहीं करना चाहते, परंतु फिर भी अगर आप देखेंगे तो बाहर इन पर ज़्यादा रिसर्च हो रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि एक बहुत विडंबना का विषय है। एक और बात, रामानुजम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर जर्नल निकलता है, द रामानुजम जर्नल। ये शायद एकमात्र ऐसे मैथमेटिशियन होंगे जिनके नाम पर रामानुजम जर्नल करके एक जर्नल पूरा निकलता है सन 1997 से। और सन 2012 से, जैसा कि आज हम जो मना रहे हैं मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये सन 2012 से डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान से ये शुरू हुआ था उनके सम्मान में। और मैं चाहूँगा कि ये ऐसा ही हमेशा चलता रहे, ऐसा ही हम हमारे जूनियर्स आगे बढ़ाएं, हमारे आगे जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं एमएससी में या आगे, वो सब इसको आगे बढ़ाते रहें, ताकि ऐसे व्यक्तित्व को जिसने हमारे गणित को प्रभावित किया है उनको हमेशा सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, Rahul Bartwal. Now I would like to call on the stage Dr. Gorakhnath sir to say a few words about Mr. Ramanujam. Respected our HOD Dr. Pankaj Srivastava and Dr. Mukesh Kumar, Dr. Sanjay Padi and Dr. Ranvijay. Actually, this program is initiated by Dr. Mukesh Kumar and promoted by Dr. Pankaj
say something about him. Today we all have gathered here to celebrate National Mathematics Day to highlight the contribution of Srinivas Ramanujan Iyengar. The aim of this program is to highlight the remarkable contribution done by Ramanujan and to promote mathematics for the development of society and scientific community. In India, the day December 22 has been declared as National Mathematics Day. The declaration was done by our ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh during the inaugural ceremony of the birthday of Srinivas Ramanujan held at Madras University Sanitary Auditorium on 26 February 2012. Srinivas Ramanujan, born on 22 December 1887 in Erode, Madras Presidency, now known as Tamil Nadu, was an Indian mathematician who lived during the British Raj. Though he had almost no formal training in pure mathematics, he made substantial contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fraction. Ramanujan initially developed his own mathematical research in isolation. It was quickly recognized by Indian mathematicians when his skill became obvious and known to the wider mathematics community. Centered in Europe at the time, he became a partnership with the English mathematician G.H. Hardy. During his short life, Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results, which are mostly identity and equations. Even today, after 100 years, people are studying this theorem and trying to prove the statement that he made in his famous notebook. In the last year of his life, Ramanujan discovered Mach theta function. The great mathematician Srinivas Ramanujan died on 26 April 1920 at the age of 32 years. The rich tradition of mathematics in India can be seen across the age, be it Aryabhat, Brahmagupta, Madhava and Ramanujan. India has always been a superpower in mathematics. Aryabhat, Brahmagupta and Madhava were mathematicians and astronomers. Aryabhat gave place value system and Brahmagupta was first to give the rule to compute zero, and Madhava was first to use infinite series approximation. A book on Ramanujan last note. One time I was delivering pre-PhD seminar and my work was on 2 first floor. So one time Professor Arvind Dennis said to me, I have learned from your PhD pre-presentation why we are not considering infinite number of basic in Q series. Actually we have considered a mixture of gas and small solid particle and 2 component, and also we can consider multi-phase flow more than a mixture of gas, small solid particle and liquid maybe. So he said I have learned the idea from that your presentation why we are not considering infinite number of basic on Q series, and he has done lot of work and to become a developed nation in India. Thank you, Vatva, for inviting me here to get the opportunity to address this small gathering. Dr. Pankaj Srivastava, head of the department, Dr. Gorakhnath, Dr. Sadev Pali, Dr. Surbhi Tiwari, and Dr. Dushyant from Computer Science Department, and my dear student. I welcome to all of you for gathering here for such a small notice. Today, most of the things are already told by Barthwal, and remaining all things are covered by Gorakhnath. And moreover, my field is also not there in the Ramanujan. That is also not good, because that is विडंबना to, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए कि हम दूसरे देश के कंट्री के डिफरेंट मैथमेटिशियन को जानते हैं, बट अपने जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, हो सकता है यदि उनको ठीक से ट्रीटमेंट मिला होता तो मे गेट नोबेल प्राइज,
but that is our bad luck. So one more thing I want to say is in surrounding of the Ramanujan, these are great mathematics. These type of the person, just like Ramanujan and some other person also, are the living style is so simple, and also by unfortunately the life is very less also. Hardly in 32 years Ramanujan complete his life journey, and in continuation I want to include 2 or 3 more persons just like Swami Vivekananda. He is also a very good philosopher, also complete his whole journey in very less time, along with Adi Shankaracharya and such all these things. And one thing I want to share you, once I sent a paper, my research paper, to some particular journal, and I have seen that paper is rejected. So by chance, when the paper is rejected, I have seen from where I try to think from where this paper is rejected. So in continuation, by chance, due to the editor, one thing is a clue कि किसने वो पेपर को रिव्यू किया था, उसने मुझे रिजेक्शन लेटर भेजा, 2 को सीसी में मेल और भेज दिया. उन सीसी की मेल्स को मैंने देखा तो एक तो उसमें अमेरिका के थे कोई और एक आयरलैंड के कोई थे मैथमेटिशियन, दोनों लोग. मैंने उनकी हिस्ट्री उठा के देखी तो 3rd और 4th सेंचुरी से वो यूनिवर्सिटी रन कर रही. मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी 200 साल से पुरानी है भी. That's why this is also the reason कि हम टॉप 200 में नहीं है. There is some political gain and some of the less facility and some blame games theories here. Even though, you know, one more thing I want to say, because there is a small gathering, I want to be informal with you. If you see MIT known as the world-class university of the world, and in that case you see the syllabus of BTech, or moreover MSc or MTech. In comparison to our syllabus, you will see in MIT syllabus that is very small or very less, hardly 3, 4 or 5 units. Still they are doing well. So what is the reason we are not doing well? One thing is there, and that is also related to our culture. हम अपनी जड़ों से कट गए. हिंदी में हम बोले तो हम सोचे जाते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, इंग्लिश में बोले तो बहुत गुड हैं. दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी, अनफॉर्चुनेटली जब कुछ विदेशी आक्रांता लोग आए, उन्होंने तहस-नहस कर दिया. अदरवाइज इफ यू हैव लर्न तक्षशिला, नालंदा, यू नो तक्षशिला कहाँ है आजकल, कहाँ पे है, इंडिया में तो नहीं बचा है. नालंदा भी बिहार में, वो भी डस्ट हो चुका. हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रीस्टेट करने की कोशिश की एक नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से. तो ये हमारे थे ऐसे इंस्टीट्यूट थे कि बहुत देश विदेश के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे. Obviously, I feel that these on that time these universities are the top 5 or 10 in rank of all over world. आज की डेट में हमारा जो कुछ विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को तहस-नहस कर दिया. दूसरी एक चीज़ और है, you know, there are most researcher country, developed countries just like अमेरिका एंड चाइना, रशिया, जर्मनी. 4-5 जो टॉप मोस्ट कंट्री हैं रिसर्च में भी और वैसे भी सुपर पावर है. इन कंट्रीज में आप देखें रिसर्च पेपर इंग्लिश में आ जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे जो इनके रिसर्च पेपर हैं इनकी अपनी मातृभाषा में छपते हैं. और हम लोगों की मोस्ट ऑफ द पर्सन आई थिंक हियर इन गैदरिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियन एंड दे आर वेरी वेल फैमिलियर अबाउट द हिंदी. बट यहाँ पे क्या है, आई आल्सो फील दैट थिंग बिकॉज आई एम आल्सो हिंदी मीडियम. मेरी मातृभाषा भी हिंदी ही है. यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ. हमारी बहुत सारी एनर्जी तो इंग्लिश को सीखने में लग जाती है. जो एनर्जी हमें सब्जेक्ट की लर्निंग के लिए करनी चाहिए थी, वो एनर्जी हमारी सब इंग्लिश को कवर करने में, इंग्लिश को सीखने में. और क्या है, सोसाइटी में हम इंग्लिश बोलेंगे, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल. चाहे इंटेलेक्चुअल का प्रोनाउंसिएशन ना होता हो, बट इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे. हमारे बुद्धिजीवी भी आजकल ऐसे ही हैं. हम अपनी मातृभाषाओं से जमीन से जब तक कटे रहेंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, whether you agree or disagree, you have the right, कि जब तक हम अपनी रिसर्च और अपनी रिसर्च के अलावा हम प्राउड नहीं करेंगे अपनी मातृभाषा पे, और हम रिसर्च अपनी मातृभाषा में,
हालांकि आज की डेट में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मातृभाषा में हम कुछ कहें या लिखें, आप रिसर्च पेपर लिखेंगे। मोर ओवर आई थिंक पीएचडी थीसिस हम हिंदी में लिख दे तो शायद यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाए। एक इंसिडेंट था, व्हेन आई वाज डूइंग द पीएचडी इन आईआईटी रुड़की, एक पर्सन ने सो कॉल्ड दिस फिलोसोफर टाइप पर्सन देयर, और वो चाहता था कि वो उसकी थीसिस अपनी हिंदी में लिखे। उसने सारी थीसिस हिंदी में टाइप कर दी, रिजेक्ट कर दी गई कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा मेन पर्पज कि हम टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है, और नॉट ओनली रामानुजम, इन जैसे और भी रामानुजम को बाई चांस हम जान पाए, बहुत सारे दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको हम जान ही नहीं पाए। अभी जिक्र किया था वर्तमान ने एस एल लोनी का, एस एल लोनी की उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, रामानुजम को तो ना रिकॉग्नाइजेशन मिली ना उनको फैसिलिटी मिली। एस एल लोनी के बारे में एक छोटी सी मैं बात बताऊँ, वहाँ के लोग कैसे, एस एल लोनी आई थिंक यूके से थे, यूके के थे, तो ये भी एक गरीब परिवार से थे एस एल लोनी, और जो भेड़ चराने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ। तो ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे सारे सब्जेक्ट में, बट मैथमेटिक्स में इन द क्लास वेरी एक्सीलेंट, और पता लगा फाइनल रिजल्ट आया मैथमेटिक्स में और सब क्लास में एवरेज मार्क्स, और मैथमेटिक्स में फेल एस एल लोनी। अब दोबारा इन्होंने फिर एग्जाम दिया, दोबारा भी यही हालत हुई, ऐसे ही होते होते 5 बार हो गए और ये फेल होते रहे मैथमेटिक्स में। और टीचर जो पढ़ाते थे इनको बताते थे बहुत एक्सीलेंट पर्सन है, तो वो एक्सीलेंसी इतनी ज़्यादा होने के बाद कुछ ना कुछ लगा टीचर्स को भी जो पढ़ाते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उनके पुराने 5 साल के पेपर निकलवाए मैथमेटिक्स के, जो मैथमेटिक्स का दिया हुआ था, जिसमें टीचर्स ने उनको 0-0 मार्क्स दे रखे थे। उन पेपर को एक जूरी के सामने प्रेजेंट किया गया। जूरी के सामने प्रेजेंट करने के बाद जब जूरी ने देखा तो वो उतना रिसर्च, उन्होंने रिसर्च वर्क करा था जस्ट लाइक रामानुजन, कि जूरी ने डिसाइड किया कि उनको उसी वर्क पे 5 साल 12th क्लास में फेल होने के रीजन पे डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई। यदि रामानुजम को ऐसी आई थिंक फैसिलिटी मिल जाती तो आई थिंक वो जो है नोबेल प्राइज और दूसरे प्राइज ले सकते थे, बट लाइफ भी उनकी बहुत कम थी। तो मेरा मतलब कहने का ये था, रामानुजम को तो सारी चीज़ें बोल चुके, भरद्वाज जी बोल चुके, गोरखनाथ जी बोल चुके। मेरा मतलब ये था कहने का, हम अपनी मातृभाषा के साथ न्याय करते हुए अपने जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, लीलावती, वैदिक गणित, इन चीज़ों की ओर थोड़ा सा इनको पढ़ें, कभी कोशिश थोड़ा सा यूट्यूब से, थोड़ा सा मोबाइल से, टीवी से हट के इन चीज़ों को देखें, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम टॉप 200 नहीं तो टॉप 50 में ही कोई एक इंस्टीट्यूट हमारा या हम में से कुछ लोग कहीं जाएं एज ए रिसर्चर और एज ए फैकल्टी बन के, तो किसी इंस्टीट्यूट को ला पाएँ। तो सबसे मेन चीज़ ये है हम अपनी जड़ों को पहचानें। हमें पता ही नहीं हम क्या थे, आज क्या हो गए। कभी भी सुगुरु थे हम, सब लोग हमसे शिक्षा लेने के लिए आते थे, और आज हम कहाँ पे हैं। सब है दृष्टि से इंडियन है, रिसर्चर, अरे ठीक है ये तो जस्ट लाइक गधे हैं, लगाए रहो। यू नो व्हाट इज द इमेज इन द फॉरेन, फॉर इंडियन की इमेज ये है कि बहुत मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इनसे गधागिरी कराया जाओ, इनको वो जो एक्चुअल में जो गेन मिलना चाहिए वो ना मिले। दूसरे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी, आई डोंट वांट टू से मोर अबाउट द पॉलिसी, बट आई फील कुछ है ऐसी कि जो हमारे एक्चुअल में रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो मेधावी हैं या जो कुछ गरीब परिवार से लोग हैं, उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिस लाइक रामानुजम, उनकी रिसर्च पता ही नहीं चल पाती। एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा वो देना चाहूँगा। मैं जब 4th और 5th क्लास में था तो कुछ बड़े बूढ़े बैठ के कुछ बातें करते थे। उस समय चौपाल का टीवी या मोबाइल नहीं होता था, तो मुझे बड़ी आदत थी बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के सुनने की। तो कुछ वो बातें कर रहे थे, तो एक पर्सन बता रहे थे, अभी वो जिंदा है, 80 ईयर की एज है इस समय, तो उस समय लगभग 30 ईयर बिफोर वो बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के सराउंडिंग में कोई एक पर्सन था, ऑर्डिनरी क्लैरिकल पोस्ट पे वो जॉब करता था, और उसने क्या किया, जो ये आज की डेट में जो प्रेस्क्राइब्ड वर्जन है हेलीकॉप्टर जिसे हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई उन्होंने उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको उड़ा भी दिया काफ़ी हद तक उस जमाने में। मीन्स आप मान के 60 to 70 ईयर बिफोर। उस समय आई एम नॉट श्योर कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो गया था या नहीं, मुझे नहीं पता। कौन से ईयर में हुआ, किसी मालूम है हेलीकॉप्टर का? उस समय शायद नहीं हुआ था हेलीकॉप्टर का जो था। तो उसको क्या किया, जब सराउंडिंग में देखा लोगों ने कुछ कि अच्छा ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो उसकी किसी ने शिकायत की कि तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट